नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आम तौर पर हम उत्तर भारत के लोग इस बात पर गौर भी नहीं करते कि दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व भारत के नेता क्या बोल रहे हैं, चाहे वो कितनी भी जरूरी बात क्यों न कर रहे हो। हद से हद थोड़ी बहुत हमारी नजर जाती भी है तो महाराष्ट्र या गुजरात जैसे पश्चिम प्रांत की तरफ। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भारत के संघीय ढांचे को लेकर एक बहुत ही व्यवस्थित लेख लिखा है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्टालिन इस समय पूरे भारत में बहुजनों के सबसे बड़े नेता हैं, सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा हैं। पेरियार, अन्नादुरई और इसके बाद तिरुकरुणानिधि की सामाजिक न्याय की राजनीति को उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया है वो कमाल है। वह उत्तर भारत के बहुजन नेताओं की तरह कंफ्यूज्ड या घालमेल करते नजर नहीं आते। उनकी दृष्टि बहुत साफ है, समझ स्थिर और इरादे दूरदर्शी। देश के 20 शहरों से छपने वाले अंग्रेजी अखबार द हिंदू के संपादकीय पेज पर उन्होंने लिखा है कि भारत के संघीय ढांचे को एक आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी इस तरह के कंटेंट में नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि हम सबको इस पर गौर करना चाहिए। लेख की शुरुआत करते हुए स्टालिन लिखते हैं कि भारत का संविधान बनावट में संघीय होने के बावजूद साफ तौर पर केंद्रीकृत झुकाव के साथ बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफी कुछ लेते हुए इसने नई दिल्ली को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए, जबकि राज्यों को तुलनात्मक रूप से मामूली दायरा दिया। यह बनावट इसके बनने के हालात से बनी थी। बंटवारे का सदमा, 14 प्रांतों और 500 से ज्यादा रियासतों का एक होना और यह आम डर कि कुछ ताकतें राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा सकती हैं। उस माहौल में केंद्रीकरण न सिर्फ समझदारी भरा बल्कि जरूरी भी लगा। फिर भी उन बेचैन करने वाली बातचीत में भी कुछ ऐसी आवाजें थीं जो बहुत कम ऊंची थी, बहुत कम साफ थी। के संथानम ने संविधान सभा को आगाह किया था कि यूनियन की ताकत कामों को बिना सोचे समझे जमा करने में नहीं है, बल्कि उन जिम्मेदारियों को अनुशासन के साथ न मानने में है जो राष्ट्रीय स्तर पर वैसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शक्तियों के इस पॉजिटिव और नेगेटिव बंटवारे में ही एक असली फेडरल सिस्टम टिका है। उस एक फॉर्मूले में 2 पक्के सिद्धांत थे। पहला, अथॉरिटी यानी प्राधिकरण तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब उसका इस्तेमाल ज्ञान और जवाबदेही के सबसे करीब हो, और दूसरा, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण एक ही अथॉरिटी पर ऐसे कामों का बोझ डालकर उसे कमजोर बनाता है जिन्हें वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। एक सरकार जो हर चीज की निगरानी करने की कोशिश करती है, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर गांव की सफाई तक, उसका दायरा बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे उसका असर जरूर कम हो जाता है। इतिहास बताता है कि जरूरत के नाम पर हासिल की गई ताकत जरूरत खत्म हो जाने पर शायद ही कभी पीछे हटती। इसके बाद के दशकों में केंद्र और राज्य स्तर पर एक ही राष्ट्रीय पार्टी के दबदबे से केंद्रीकरण की आदतें और मजबूत हुई। इससे एक हाई कमान कल्चर को बढ़ावा मिला जिसने राज्य लीडरशिप की ऑटोनॉमी को, स्वायत्तता को कमजोर किया। बाद में केंद्र में मिलीजुली सरकारों और राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों के उदय से एकता को खतरे में डाले बिना ज्यादा संतुलित संघीय ढांचा बना। कोई भी यह अंदाजा लगा सकता है कि अगर आज के राजनीतिक रूप से मैच्योर और भाषा के हिसाब से मजबूत राज्य 1950 में बने होते तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड रास्ते पर आगे बढ़ सकता था। स्टालिन तर्क देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हमेशा बचपन के न्यूरोसिस का कैदी बना नहीं रह सकता, वैसे ही कोई देश हमेशा अपने शुरुआती सालों की चिंताओं में नहीं डूबा रह सकता। भारत की एकता अब कमजोर नहीं है और भारत का आइडिया अब मजबूत और टिकाऊ नींव पर टिका हुआ है। फिर भी 76 साल बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस 1940 के दशक के आखिर की सोच को दिखाती है। सेंट्रलाइजेशन जिसे कभी जरूरत बताया जाता था अब आदत बन चुका है। एक के बाद एक संविधान संशोधन, समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर केंद्रीय कानून को थोपना, कंडीशनल फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर और कड़ी शर्तों वाली केंद्रीकृत योजनाओं की वजह से शक्ति संतुलन का झुकाव केंद्र की तरफ बढ़ा है।
स्टालिन लिखते हैं कि नई दिल्ली में बड़े बड़े मंत्रालय राज्यों के कामों की नकल करते हैं और अक्सर माइक्रो मैनेजमेंट और प्रक्रिया के नाम पर राज्यों की प्राथमिकताओं को हंटर से हाँकने की कोशिश करते हैं। स्टालिन कहते हैं कि इस तरह का झुकाव संवैधानिक सिद्धांत के साथ ठीक नहीं बैठता। 1994 के एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया था और इस बात पर जोर दिया था कि राज्य सिर्फ केंद्र के अंग नहीं है बल्कि अपने दिए गए क्षेत्रों में सबसे ऊपर है। कोर्ट ने कहा था कि फेडरलिज्म भारत के इतिहास और विविधता में निहित एक जरूरी सिद्धांत है। यह सिर्फ प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है। इसके बावजूद राज्य की स्वायत्तता कम होती जा रही है। इस रास्ते के पीछे लगातार एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्यों को कमजोर करके यूनियन मजबूत होता है। सच तो यह है कि यूनियन और राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, वे एक साझा संवैधानिक काम में पार्टनर हैं, सहयोगी हैं। भारत का आकार और विविधता सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी डिजाइन को स्वाभाविक रूप से सीमित बना देती है। नई दिल्ली में कोई भी अथॉरिटी चाहे कितनी भी समझदार क्यों ना हो, हर भाषाई क्षेत्र, खेती की इकोलॉजी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर या लेबर मार्केट के लिए समान संवेदनशीलता के साथ कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। विकेंद्रीकरण इसी का इलाज है जिससे समानांतर रूप से प्रयोग किए जा सके। राज्य अपने स्तर पर पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं और उन्हें आजमा सकते हैं, बिना राष्ट्रीय रुकावट के नाकामियों को रोक सकते हैं और सफल प्रयोगों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का रास्ता दे सकते हैं। भारत के कई सबसे असरदार प्रोग्राम ठीक इसी रास्ते पर चले। तमिलनाडु की मिड डे मील स्कीम, स्वास्थ्य और साक्षरता में केरल ने रास्ता दिखाया, महाराष्ट्र की एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ये सारी योजनाएं नेशनल पॉलिसी बनाए जाने से पहले राज्यों में प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी। बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन उन अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी को दबा देता है जिनसे इनोवेशन और खोज पैदा होती है। यह कहना कि भारत के राज्य, जिनमें से कई तो संप्रभु देशों के बराबर हैं, असल में नाकाबिल हैं और इसलिए उन पर दखल देने वाला सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए, उन्हें बेइज्जत करने जैसा है। अगर सेंट्रलाइजेशन से बेहतर नतीजे मिलते तो भी उसका बचाव किया जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत अब एक ऐसे संवैधानिक मोड़ पर है जहां चुप मारकर बैठने की बजाय उसके ढीले पेंच कसने की जरूरत है और इसका मकसद यूनियन यानी केंद्र को कमजोर करना नहीं है, बल्कि उसे सही आकार देना है ताकि वो असल में राष्ट्रीय जिम्मेदारियों पर ध्यान दे सके और राज्यों को असरदार तरीके से अपना काम करने दे। स्टालिन लिखते हैं कि इस तरह के रिकैलिब्रेशन से राष्ट्रीय एकता कमजोर नहीं होगी, बल्कि वो अधिकार को जिम्मेदारी के साथ जोड़कर इसे और मजबूत करेगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।